उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के बारे में सोचा और पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान समागम के बैनर के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के साथ वो विमर्श करा रहे हैं और जिसको जो उपयुक्त लगता है लोग अपनी बात कहें, अच्छी बात करें। और आपने लोगों को इस बात के लिए झकझोरने की कोशिश की है अपने इस कार्यक्रम के जरिए बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। तो जो आपका उद्देश्य है वो सराहनीय है, इसलिए मैं सबसे पहले इस प्रयास के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। अब जो कार्यक्रम है सब लोग अपनी बात कहेंगे और जब लोगों के बीच में एक दूसरी बात रखेंगे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लोग क्या महसूस करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण। विभिन्न दलों के लोग क्या महसूस करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं। लोगों की क्या फीलिंग, बिहार में कुछ तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, लोगों की क्या एक दूसरे के खिलाफ जो है वो तो कहेंगे, लेकिन ज्यादा जरूरी है तो कम से कम एक अवसर आपने दिया है जिसके चलते एक डिबेट, एक वाद विवाद शुरू हो रहा है। 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है और ऐसा करने के लिए बिहार का विकास जरूरी है, ये हम सब मानते हैं। और यही कारण है कि हम लोगों ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने विधानमंडल के संयुक्त सत्र में यह संकल्प लिया कि बिहार को तो अपनी राजनीतिक मान्यताएं हैं, वो इन बातों को नहीं मानते। विकास के बारे में भी तरह तरह की अवधारणाएं हैं। बहुत लोगों के लिए कुछ फैक्ट्रियां बन जाए, कुछ सड़कें ठीक हो जाए, वही विकास है। बहुत लोगों के लिए कोई कुछ संस्थाएं बन जाए, वही विकास है। अलग अलग अवधारणा, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। और जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो समाज के सभी तत्वों का विकास होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। बिहार की अपनी विशिष्ट समस्याएं, आप लोग जितने लोग मॉडरेटर आशुतोष जी या सुधांशु जी जो भी बोल रहे थे, ये पता नहीं पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग हर सभा में यही बात बोल रहे हैं कि वे जिस बिहार का ये इतना स्वर्णिम इतिहास है, गौरवशाली अतीत है, वर्तमान बिगड़ गया है, इसको हम सुधारेंगे। तो उन बातों को दोहराने से कोई मतलब नहीं, सबको मालूम है कि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली और मेरे जैसे व्यक्ति की मान्यता है कि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। हम वर्तमान में जो कर सकते हैं वो करें, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। जितने लोग होते हैं उनके विचार एकांगी होते हैं और अगर एकांगी न भी हैं तो किसी भी मसले पर अगर एक प्रकार की भी राय होती है तो अप्रोच में फर्क आता है, एम्फेसिस में फर्क आता है, कई प्रकार की बातें होती है। लेकिन मेरी समझ से मैं उन तमाम प्रकार के वैसे मुद्दे की तरफ मैं नहीं जाना, वैसे मुद्दों की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। हमारी समझ से बिहार का विकास बिल्कुल होगा और जो जिस क्षेत्र में है अपनी भूमिका निभाए। बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग मेहनती हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं,
भीख मांगने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ की युवा पीढ़ी बहुत मेधावी है। उनके साथ मेरिट में, प्रतिस्पर्धा में वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब चारों तरफ जिस प्रकार से हर प्रकार की परीक्षा में लोग पास कर रहे हैं, चाहे वो ऊंची नौकरी के लिए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हो, या उच्च शिक्षण संस्थान IIT जैसे संस्थानों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा हो, या रेलवे की नौकरी के लिए परीक्षा हो, या किसी चीज की नौकरी की परीक्षा हो, नामांकन के लिए परीक्षा हो, सबसे अधिक संख्या में बिहार के लोग पास करें। JNU में चले जाइए तो बिहार के लोग भरे मिले। JNU का खास मकसद से उसकी स्थापना की गई, और कई बार JNU में भी कैसे इधर के लड़के कम आए, अनेकों बार प्रयास हुआ। कल भी हमने देखा एक IIT को लेकर प्रयास हुआ। इस प्रकार के प्रयास भी होते रहते हैं, इस तरह के पिछड़े इलाकों के लड़के कम आए। IIT की परीक्षा में पास करने के लिए 80% उसमें बैठने की क्या जरूरत है? इतना उसको क्वालिफाइंग मार्क की क्या जरूरत है? IIT की परीक्षा में पास करना, और IIT की परीक्षा को पास करने के लिए अगर किसी का एडमिशन होता है तो उसका परफॉर्मेंस खराब तो नहीं है। फिर बैठे ठाले दिल्ली में ये नया नया प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अगर इसका गौर करके देखें कि IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में किन इलाकों के बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, किस पृष्ठभूमि के बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, तो लोग अपने मेरिट पर, अपनी मेधा पर जब आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, तो यह भी देखने की बात है इस प्रकार के समागम में कि कहां रोकने की कोशिश होती है। बात कहां चलती है? इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, और जो कदम उठाए जाते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, एक्सक्लूड करता है लोगों को। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से जैसे ये टेलीविजन पर खबर आई और मीडिया के एक मित्र के माध्यम से हमको सूचना मिली, क्योंकि मैं टेलीविजन कम देख पाता हूँ, टेलीविजन पर क्या आ रहा है हमारे सहयोगी मुझको जानकारी 2-3 घंटे पर दे दिया करते हैं, गलत बात है, लेकिन एक मीडिया के मित्र ने जब बताया तो तत्काल हमने इसका प्रतिवाद भी किया और उसके लिए पत्र भी लिखा। वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस बात का उल्लेख सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि लोग अपने मेरिट पर और अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ते हैं, उनको रोका जाता है। अब देश के किसी हिस्से में जाने से कोई रोक, भाई वो बिहार तो बहुत अच्छा होगा जिसमें किसी बिहार वासी को बिहार के बाहर जाने की जरूरत न पड़े, लेकिन क्या ये मुमकिन है और क्या सही भी है? हर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश में जाकर काम करना चाहिए। ये बात अलग है कि बिहार के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ये मिजाज से ही थोड़ा प्रवासी हमेशा जाते थे, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, मॉरिशस पहुंच गए। उन दिनों जबकि मशीन से चालित पानी का जहाज भी नहीं हुआ करता था, उन दिनों पहुंचे, उसके आगे पहुंचे, तो वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन क्या अपने संविधान के रहते हुए देश के किसी दूसरे हिस्से में अगर कोई जाता है तो क्या उसके साथ अपमानजनक व्यवहार होना चाहिए या उसको रोका जाना चाहिए? और ऐसा करके क्या हम देश को मजबूत बनाएंगे? क्या ऐसा करके हम 2020 तक कोई विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? और कौन सा विकसित राष्ट्र जिसमें विकास के कुछ द्वीप बन रहे हैं? और बिहार जैसे राज्यों का क्या कसूर है? हम अतीत की चर्चा करते हैं, आजादी के बाद क्या हुआ उसको भूल जाते हैं। बिहार के जमाने में भी हुआ, अंग्रेजों के जमाने के बाद में भी हुआ। और क्या कारण है कि बिहार जैसे राज्य में जहां अपार संभावनाएं थी, जब आजादी मिली थी तब पूरब के इलाके ज्यादा विकसित थे। कृषि के मामले को देख लीजिए, शिक्षा के मामले को देख लीजिए, आगे निकले हुए थे। लेकिन कुछ नीतियां बनी आजादी के बाद। अब ये फ्रेट इक्वलाइजेशन हुआ, अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन नहीं हुआ होता तो ये पूरे पूरब के जो प्रदेश हैं, चाहे वो बिहार हो या बिहार का एक हिस्सा झारखंड में चला गया या उड़ीसा हो,
या बंगाल हो, इन सब इलाकों का विकास ज्यादा होता। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन की नीति अपनाकर इस इलाके की संभावना को समाप्त करके, और अब कहीं भी आप उद्योग धंधा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी नीतियां जब आप दे रही है जिम्मेवार रही, वरना बिहार का भी औद्योगिकरण होता, बिहार का भी विकास होता। प्रति व्यक्ति निवेश कितना हुआ? जनता ने 5 साल के लिए हमको जनादेश दिया तो हम अपना काम करें, दूसरे लोग और जहां हैं वो अपना काम करें, राजनीति में नहीं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो इंटेलिजेंसिया वो अपना काम करे। क्योंकि एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता जरूर मेहनत कर रही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जनता की बात जितने लोग करते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो समाज सेवी होने का दावा करते हो, बुद्धिजीवी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, हम सब लोग जो जनता की बात करते हैं, जनता के बारे में हम बोलते हैं, जनता के नाम पर हम एक दूसरे पर आक्षेप भी करते हैं, जनता के नाम पर हम आलोचना भी करते हैं एक दूसरे की। तो हम जो जनता के नाम पर जो बोलते हैं, लिखते हैं, कुछ करते हैं, हम सब लोगों का दायित्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिहार की जनता में कोई कमी नहीं है और बिहार में बहुत संभावना है। बिहार जरूरत है कि जनता के नाम पर जो काम करते हैं वो सब अपनी अपनी भूमिका अदा करें। अगर हम एक मर्यादा के अंदर और अपनी सीमाओं के अंदर अपनी बातों को रखें, तो मैं समझता हूं कि बहुत आगे बिहार बढ़ सकता है। और जो समाज में कई प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं, उस दिशा में ही अगर जुबान चलाएं, उस दिशा में ही अगर कलम चलाएं, तो मैं समझता हूं बिहार का बहुत उपकार हो सकता है और देश के विकास में भी हम लोग अपना योगदान कर सकते हैं। तो हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका को निभाएं, यही सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रश्न है यही। और समझिए कि बिहार के विकास का मूल मंत्र भी यही। तो इन्हीं शब्दों के साथ और ज़्यादा कुछ न जाते हुए, क्योंकि हम सब लोग यहाँ बोलने वाले हैं, जो सुन रहे हैं वो भी बोलने ही वाले हैं और हम लोग एक दूसरे को कन्विंस तो कर नहीं सकते। हाँ, मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कल पब्लिसिटी एश्योर्ड है, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हिंदुस्तान समूह को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत